अभी भी 25 दिसंबर 2025 मतलब अपकमिंग 25 दिसंबर को उनकी फिल्म 21 आने वाली है। 51 रुपए में पहली फिल्म की थी। 51 रुपए में ये कहें कि उन्होंने 1960 की अपनी पहली फिल्म की थी। धर्मेंद्र ऐसे कलाकार थे जिन्होंने न सिर्फ रोमांटिक भूमिका निभाई, एक्शन भूमिका निभाई, बल्कि हर किरदार में वो दिखाई देते थे, कॉमिक रोल्स में वो दिखाई देते थे। शत्रुघ्न सिन्हा धर्मेंद्र के बहुत अच्छे दोस्त थे और शत्रुघ्न सिन्हा उनको बीजेपी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। नवाज शरीफ जो अपने परिवार को कहते हैं गाड़ी रोको, अपने ड्राइवर से कहते हैं गाड़ी रोकिए जरा, तो पूछते हैं सर क्या हुआ है, अच्छा बिना प्रोटोकॉल कैसे गाड़ी, कहेंगे देखो बस दिखाना है परिवार को कि ये धर्मेंद्र का घर है। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े नामचीन कलाकार हैं। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रविंद्र जी यहाँ पर मौजूद है। दिल भारी है और न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ही-मैन को चाहने वाले आज उनकी आंखें नम हैं। ही-मैन आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी अनगिनत अनगिनत यादें हमारे और आपके सीने में कौंध रही हैं। हमें पता है कि जब पहली मर्तबा हम लोगों ने टेलीविजन देखा, पहली फिल्में देखी, और वही स्टाइल, चाहे वो कॉमेडी वाला स्टाइल हो, चाहे वो एक्शन हो, रोमांस हो, विनीत कुछ हर चीजें कैसे रविंद्र जी एक सिलसिलेवार तरीके से सामने चल रही है, जैसे एक रील एनिमेशन में चलती रहती है, उसी तरह मन शब्द कुछ कह रहे हैं, मन कुछ कह रहा है, ऐसी अनगिनत यादें कौंध रही हैं। मैं चाहूंगा रविंद्र जी, एक बार इतना बड़ा अभिनेता, सादगी के लिए मशहूर, कभी शोर शराबा नहीं, कभी भी फिल्म सेट में एक से एक उनकी किस्से पढ़ो, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी मनमुटाव नहीं, कभी कुछ नहीं, एक जिंदा दिल इंसान, सबके अजीज, सबके प्यारे, सबके कोई प्यारे। उनका दुश्मन नहीं, सब उनके दोस्त थे। अब फिल्में कौन सी थी, क्या किरदार निभाया, ऐसी तो कई सारी बातें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में कुछ अनछुए पहलू, कुछ ऐसी चीजें जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होंगी। जी 1960 में उनकी फिल्मों की शुरुआत हुई थी। 65 साल तक नॉन स्टॉप उनका करियर रहा। अभी भी 25 दिसंबर 2025 मतलब अपकमिंग 25 दिसंबर को उनकी फिल्म 21 आने वाली है, जिसमें 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल खेत्रपाल के पिता का वो किरदार किरदार निभाया है। निभाया। वो फिल्म अभी आनी बाकी है। 1960 में उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई थी, या कहें कि उन्होंने साइन तो पहली फिल्म शहीद की थी। शहीद फिल्म उन्होंने पहली साइन की थी, लेकिन 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे वो फिल्म थी जो सबसे पहले रिलीज हुई थी, या ये कह सकते हैं कि सबसे पहली इनकी फिल्म थी। पंजाब के फगवाड़ा से निकल कर वो सामने आते हैं। 1958 में एक मैगजीन, ये कहे कि एक फैशन शो में वो बेस्ट मॉडल के तौर पर पहचान होती, लेकिन 58 से लेकर फिर 2 साल तक लगातार उनका संघर्ष रहा। फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे, कोई उनका माई बाप नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था उस दौर में। अगर आप बात करते हैं गॉडफादर होना, फिल्मों के करियर में कहा जाता है जरूरी होता है, बहुत ही कम किरदार ऐसे होते हैं, और ये धर्मेंद्र जी भी ऐसे ही थे। 51 रुपए में पहली फिल्म की थी। 51 रुपए में ये कहें कि उन्होंने 1960 की अपनी पहली फिल्म की थी, विनीत। और शोले फिल्म पर अगर मैं आना चाहूं, शोले फिल्म में एक से बढ़कर एक दिग्गज थे। 60 का दशक, 70 का दशक, मतलब एक तरह से जहां अमिताभ की एंटी यंग मैन की इमेज थी, राजेश खन्ना रोमांटिक हीरो के तौर पर थे, ये वाहिद धर्मेंद्र ऐसे कलाकार थे जिन्होंने न सिर्फ रोमांटिक भूमिका निभाई, एक्शन भूमिका निभाई, बल्कि हर किरदार में वो दिखाई देते थे, कॉमिक रोल्स में वो दिखाई देते थे। तो शोले फिल्म की जैसे मैं बात कर रहा हूं कि उनकी पीक समझी जा सकती है। 1975 में फिल्म आई थी, और जब ये फिल्म साइन हुई थी तो सबसे ज्यादा जो मेहनताना मिला था, जो सबसे ज्यादा फीस मिली थी, वो धर्मेंद्र को मिली थी। मतलब संजीव कुमार थे, हेमा मालिनी थी, जया भादुड़ी थी, इसके अलावा आपके अमिताभ बच्चन थे। 1.5 लाख रुपए मिले थे धर्मेंद्र जी को, और अमिताभ को 1 लाख रुपए की फीस उस फिल्म के लिए मिली थी, और बाकी कलाकारों के लिए अमजद खान थे, अमजद खान अमजद ये एक बड़ा खान किरदार हुआ करता था। अमजद खान को 1 लाख से भी कम फीस फीस मिली दी थी, गई और में। बाकी कलाकारों को मिली थी। हालांकि फीस के पैमाने पर इन कलाकारों की कलाकारी को नहीं तौला जा सकता, नहीं मापा जा सकता, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि धर्मेंद्र क्या थे। क्या धर्मेंद्र क्या थे एग्जैक्टली जो शब्द और जो शोले फिल्म की बात की, मतलब ऐसी फिल्म जिसको कितनी भी बार देख लीजिए रविंद्र जी, लगता है कि फर्स्ट बार, पहली बार देख रहे हैं। और अमूमन क्या होता है कि हम एक फिल्म या देख लेते हैं, उसके बाद बोर हो जाते हैं, यार इसकी कहानी तो पता चल गई। शोले अगर आज की तारीख में भी अगर पीवीआर मल्टीप्लेक्स में लग जाए तो मुझे लगता है कि वो हाउसफुल जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये एक एक डायलॉग, मतलब ये कहते हैं ना कि सीन दर सीन वो ऐसी कहानी गढ़ी गई थी
वो ऐसी कहानी गढ़ी गई थी, ऐसे किरदार थे कि सबने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। अमित छाप छोड़ी। और देखिए, शोले का जिक्र किया, मैं और भी फिल्मों की बात करूंगा, क्योंकि जब भी बात होती है तो जय वीरू की जोड़ी की बात होती है, जी। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की बात होती है। तो एक चीज मैं और यहाँ पर आना चाहूंगा कि धर्मेंद्र ने सियासत में भी, राजनीति में भी अपने हाथ आजमाए थे। ये साल 2004 की बात है। 2004 में वाजपेयी जी की सरकार थी और 2004 में 5-6 महीने पहले ही इलेक्शन हो गए थे। इंडिया शाइनिंग का नारा था, तो काफी इंप्रेसिव थे। शत्रुघ्न सिन्हा बड़े अच्छे दोस्त थे। शत्रुघ्न सिन्हा धर्मेंद्र के बहुत अच्छे दोस्त थे, और शत्रुघ्न सिन्हा उनको बीजेपी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। बीजेपी में इंट्रोड्यूस कराने के बाद वो ये कहते हैं कि भाई ये धर्मेंद्र जी राजनीति में आना चाहते हैं। तो धर्मेंद्र जी के लिए राजस्थान की बीकानेर सीट चुनी गई। बीकानेर सीट चुनी और बीकानेर सीट चुनी गई। वहां पर उन्होंने न सिर्फ अच्छे तरीके से प्रचार किया, प्रचार करने के साथ साथ वहां पर जीत भी हासिल की। और उनका एक डायलॉग वहां पर आता है, चूंकि कॉपीराइट का इशू हो सकता है। शोले फिल्म का जो डायलॉग है, मौसी के सामने जब जय, उनके भाई, जब अपनी बात रख रहे होते हैं और वो शराब के नशे में पानी की टंकी के ऊपर चढ़े होते हैं, तो एक डायलॉग बोलते हैं। तो उसी डायलॉग को उन्होंने बीकानेर की चुनावी सभा में इस तरीके से कोट किया था धर्मेंद्र ने, कि सरकार ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं संसद की छत से छलांग लगा दूंगा। ये धर्मेंद्र ने मतलब अपने वोटर को अपनी हाँ। दर्शाने के लिए कि भाई मैं सीरियस हूं राजनीति में आने के लिए। अगर मैं आप मेरे को सांसद बनाकर भेजते हैं और मेरी बात अगर सरकार ने नहीं मानी, मुझे लाइटली मत लीजिए, मैं संसद से छलांग लगा। हालांकि डायलॉग था, लेकिन डायलॉग उसका एक तरीका था। तो शोले की ही बात यहां पर सिर्फ नहीं आती। आई मिलन की बेला, आए दिन बहार के, हीमैन के तौर पर आए सावन झूम के, जीवन मृत्यु, मेरा गांव मेरा देश, जिसमें विनोद खन्ना और एक डाकू के किरदार में थे, और दूसरी तरफ धर्मेंद्र थे। उन दोनों की बीच में जबरदस्त एक्शन डिलीवरी होती थी। सीता और गीता फिल्म देख लीजिए, राजा जानी, यादों की बारात, शोले का जिक्र हमने किया ही। प्रतिज्ञा फिल्म देखिए, चरस, धर्मवीर, गुलामी, हुकूमत, आंखें, शिकार, बंदिनी। बंदिनी फिल्म में नूतन के अपोजिट में और बहुत ही गंभीर उन्होंने इसमें किरदार यहां पर निभाया। हकीकत फिल्म आप देखिए, जिसमें 1962 के भारत और चीन युद्ध को लेकर उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। अनुपमा फिल्म में भी उनका बड़ा अच्छा रोमांटिक रोल था। ममता फिल्म, मतलब ये आप कहिए कि उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी मीना कुमारी के साथ बैठती थी, और मीना कुमारी के साथ बड़े अच्छे उन्होंने किरदार निभाए। मजली दीदी हो, सत्यकाम हो, नया जमाना, समाधि, रेशम की डोरी, चुपके चुपके। कॉमेडी फिल्म, कॉमेडी किरदार। ये मतलब कॉमेडी का जो किरदार उन्होंने निभाया। और डॉक्टर परिमल दास का जो किरदार था, अमिताभ बच्चन उनके अपोजिट थे। मतलब ये कहते हैं ना कि हेमा मालिनी से उनकी शादी हुई, दूसरी शादी हुई, लेकिन वो एक ऐसे कलाकार थे जिसकी केमिस्ट्री, जिनके हीरोइन अपोजिट होती थी। चाहे आप शर्मिला टैगोर की बात कर लीजिए, आप दूसरी तरफ मुमताज की, हेमा मालिनी की बात कर लीजिए, तमाम तरह की हीरोइनों के साथ वो बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से। आशा पारेख के साथ उन्होंने कई फिल्में की। तो मतलब धर्मेंद्र जी को मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर्स भी बताएं कि कौन सी फिल्म आपको बेहतरीन में से बेहतर दिखाई दी, क्योंकि सारी फिल्में बेहतरीन थी, लेकिन कौन सी फिल्म बेहतर लगी, उस पे आपका कुछ अगर यादें हो तो जरूर बताइएगा। बिल्कुल, जो अपनी लाइफ में अपने आप धर्मेंद्र को किस तरह अपने यादों में संजो कर रखे हैं, किसी फिल्म की कोई लाइन, कोई डायलॉग, कोई इनकी शायरी, क्योंकि बहुत अच्छी शायरी करते हैं। अब जब हॉस्पिटल जाने से पहले वो अक्सर खुद ही अपने मोबाइल से हमेशा लव यू फैंस, अपने फैन से, इस उम्र में भी सोचिए 89 साल 88 साल की उम्र में आप देखिए उनकी वो कांपती आवाज, लेकिन वही हैट जो उनका स्टाइल है उसमें मोबाइल के सामने रख के बढ़िया बढ़िया शायरी बोलते थे, लोगों से दुआएं मांगते थे, लोगों की अच्छी हेल्थ के लिए कामना करते थे। ये सब उनका लगा रहा। मुझे धर्मेंद्र जी एक नवाज शरीफ का जो एक्स पीएम है, पाकिस्तान के रहे, उनका भी कोट याद आता है। वो हिंदुस्तान आए थे, तो ये बात को धर्मेंद्र ने बताई एक इंटरव्यू में कि वो जब आए तो उन्होंने अपने परिवार के साथ में गाड़ी से निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो ये धर्मेंद्र का घर है। अच्छा। और इसके बाद उन्होंने मुलाकात भी की धर्मेंद्र से, और उनसे मुलाकात में समय कहा कि मैं आपको फिल्मों में बहुत देखता हूं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, और आप कमाल के कलाकार हैं। ये नवाज शरीफ, ये उनकी जो हम दुश्मन मुल्क कहते हैं पाकिस्तान को, अब दुश्मन वहां से हमेशा भारत के साथ तनातनी के संबंध रहे हैं, लेकिन इसके अलग एक धर्मेंद्र की जो छवि की बात करेंगे, पूरी दुनिया में उसको किस तरह से लोग देखते थे, तो देखिए पाकिस्तान में उनके चाहने वाले लोग थे। और जबकि धर्मेंद्र देवल
और उनके जो बेटे हैं सनी देओल, वो पाकिस्तान में लाहौर में जाके उनकी छवि दूसरी है, लेकिन वही नवाज शरीफ आते हैं हिंदुस्तान फिल्मों में फिल्मों पाकिस्तान के में लाहौर में हाँ हैंडपंप उखाड़ देते हैं। हैंडपंप उखाड़ देते हैं। लेकिन वही नवाज शरीफ जो अपने परिवार को कहते हैं गाड़ी रोको, अपने ड्राइवर से कहते हैं गाड़ी रोकिए जरा, तो पूछते हैं सर क्या हुआ है, अच्छा बिना प्रोटोकॉल कैसे गाड़ी, कहेंगे देखो बस दिखाना है परिवार को कि ये धर्मेंद्र का घर है, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक नामचीन कलाकार हैं। अच्छा, एक चीज और याद आ रही है मेरे को कि जैसे देवानंद को लेकर कहा जाता था जब वो काला कोट पहन लेते थे तो लड़कियां फिदा हो जाती थी। अमिताभ का जो एंग्री यंग मैन वाला और जो बेल बॉटम जो ऊपर से चुस्त और नीचे से ओपन, हाँ बेल बॉटम कहा जाता है। उसके अलावा राजेश खन्ना का हेयर कट, तो सभी अपने अपने कलाकारों का एक अपना अलग अंदाज स्टाइल था, हाँ, जो follow उसी किया करते थे। चीज से भाई, मुमताज कट की बात होती थी, साधना कट की बात होती थी। धर्मेंद्र से पूछा गया कि भाई आप बताइए कि आपने इंडस्ट्री को क्या दिया, तो धर्मेंद्र ने पता है क्या कहा? धर्मेंद्र ने कहा कि मैंने युवाओं को एक्सरसाइज करने की प्रेरणा दी, मैंने बताया कि आपको शरीर के लिए कितना जरूरी है कि आप वर्जिश करें, क्योंकि धर्मेंद्र एक ही मैन हम वैसे ही कहते थे, मैचोमैन की उनकी पूरी पूरी छवि थी, एकदम गठीला जबरदस्त बदन, हाँ, काठी, पंजाब के जट, एकदम शानदार उनकी पर्सनैलिटी, और वो प्रेरणा स्रोत थे। वो प्रेरणा स्रोत इस संबंध में थे कि भाई बॉडी के दम पर आप, और आप देखिए ना 89 साल की एज, हम तो ये चाहते थे कि और भी जिए, लेकिन 89 साल तक की उम्र में उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, स्वस्थ रहे, बीच में भी पीछे गए थे वो हॉस्पिटल, और फिर यहीं पर कुछ ही दिनों बाद उनका दुर्भाग्य से स्वर्गवास हुआ। तो उन्होंने लोगों को, युवाओं को प्रेरित किया अपने तरीके से। सलमान खान जो बोलते हैं ना कि मेरे आइडियल, सलमान खान कहते हैं कि संजय दत्त से मैंने सीखी ये बॉडी बिल्डिंग और सब चीजें करने की, सलमान खान और संजय दत्त दोनों की बात करें तो उनके रोल मॉडल एक तरह से धर्मेंद्र ही थे। रोल मॉडल, जी बिल्कुल, उनके रोल मॉडल, और वो इस बात को कह भी चुके थे, जाहिर कर चुके थे। और जिस तरह से आपने युवाओं को प्रेरणा देने की बात कही, आप लोग मुझसे ज्यादा फिल्में आपने देखी हैं, और उनको उनको बहुत करीब से, हम लोग जिस एरा में आए उस समय सनी देओल बिल्कुल लाइमलाइट में हुआ करते थे, और बॉबी देओल आए। लेकिन एक रविंद्र जी जो बात है कि आज 88 साल की उम्र में भी मैं चाहूंगा कि अगर आप उनके पिछले कुछ शायरी या लोग वो कमेंट देखें, उन्होंने हर में हेल्थ की बात कही है। आपने बताया कि उनको हेल्थ का आइडियल किस तरह से उन्होंने बताया, और यही उनकी आइडेंटिटी 88 साल की उम्र में भी वो, हाय लव यू फैंस, आप सब कैसे हैं, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने शरीर का ध्यान रखना है और मेहनत करनी है, दौड़ लगाना है। मतलब ये जो कहते हैं कि उस पंजाब की उस मिट्टी से निकला हुआ एक एक शेर, जो जिसने इंडस्ट्री में ऐसी दहाड़ जो सदियों सदियों तक उसकी वो गूंज रहेगी, हमेशा याद रहेंगे, ऐसे व्यक्ति सिर्फ उनकी जो है आत्मा जाती है। एक चीज और आ रही है, कितने जमीन से जुड़े हुए थे, इतने बड़े कलाकार, यकीनन, हाँ, बहुत बड़ी बात। 51 रुपए उनको पहली फिल्म में मिले थे, आज की तारीख में वो 450 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। उन्होंने अपनी मेहनत से इसको कमाया है, लेकिन वो दिल के कितने धनी थे। सोशल मीडिया पर लोग जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं जिसमें वो दिलीप कुमार साहब के साथ बैठे हुए हैं, उनका हाथ बार बार चूम रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी हूं दिलीप कुमार की वजह से, मैंने जो कुछ भी बनाया है दिलीप कुमार की वजह से बनाया है, मेरे को जो भी मौका मिला है दिलीप कुमार जी की वजह से मिला है, मैंने जो कुछ सीखा है वो दिलीप कुमार जी की वजह से सीखा है, मैं यहां पर पहुंचा हूं तो सिर्फ दिलीप कुमार की वजह से पहुंचा हूं। आप बता दीजिए आज की तारीख में कितने कलाकार हैं जो इतने कामयाब होने के बाद उनके पैर आज भी जमीन पर हैं, और वो एंडोर्स करते हैं कि वो यहां क्यों पहुंचे। अपने फार्म हाउस जब ये पहुंचते हैं, उस समय की अगर आप तस्वीर देख लें तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये धर्मेंद्र पाजी हैं, ये बॉलीवुड के एक्टर हैं। गांव चारपाई फार्म हाउस के बीच में रख लेते हैं, आराम से एक डंडा रख लेते हैं, अपनी पग बांधी, अपना ट्रैक्टर उठाया, खेत जोतने लगे, खड़ा कर दिया। हाँ, ऑर्गेनिक वही खेती करते, वही, और वही भोजन करते, और बढ़िया आराम से, कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई तामझाम नहीं। गांव का एक लड़का भी आ रहा है, वो भी उनसे मिल रहा है, कोई भी व्यक्ति आ रहा है आसानी से, कोई प्रोटोकॉल नहीं, आप हम कोई भी चले जाएं उस समय उनके गांव में जब वो है। तो ये सादगी, आप जीवन में कितनी भी बुलंदियां, ऊंचाइयां, आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस हासिल करने के बाद रविंद्र जी अगर आपका स्तर जमीन से जुड़ा हुआ है, इसको करना बहुत बड़ी बात होती है। ये हर, मैं कहता हूं कि लाख करोड़ में कोई एक व्यक्ति होता है जो अपनी कामयाबी को हजम कर पाता है। अब अदरवाइज छोटी से
आजकल एक रील वायरल हो जाती है किसी की, तो वो उसी में इतना पागल हो जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है। रहते हैं हाँ, लेकिन वो आदमी जिसने 98 100, शायद आप जितनी सारी फिल्मों के नाम आपने गिना दिए, 300 फिल्मों में काम तीन किया, सौ 300 से ज्यादा फिल्मों में। 300 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, जो कि 89 साल की, आज ही उनकी जिस 21 फिल्म आप हाँ का जिक्र है, उसका हाँ पोस्टर शायद मुझे लगता है हाँ आज हाँ ही हाँ, वो जी। उनका पोस्टर आउट हुआ है। और सोचिए कि एक मुझे याद आ रहा है रवि जी, ये राजीव विजयकर, हम्म इनकी किताब है। हम्म अगर वो किताब आप पढ़ें तो उसका टाइटल है नॉट जस्ट अ ही मैन, हम्म, नॉट जस्ट अ ही मैन। अच्छा। बहुत रिनाउंड किताब है। हाँ एक से बढ़कर एक किस्से, ऐसे किस्से आपको सुनने को मिलेंगे उस किताब में, सारे हीमैन के ऊपर, धर्मेंद्र के ऊपर। और उसमें जो एक किस्सा मुझे उस किताब से याद आता है कि महेश भट्ट के मार्फत वो किस्सा लिखा गया है हम्म कि महेश भट्ट जो है, दो चोर फिल्म थी उनकी, हम्म उनके सेट लगा हुआ था और उसकी तैयारी चल रही थी। तो उसमें महेश भट्ट कह रहे हैं कि मुझसे मैं अपना डायलॉग नहीं समझा पाया, उनकी अपनी बात नहीं बता पाया। हम्म और होना क्या था कि वो गंदे कपड़े चाहिए थे धर्मेंद्र को, हम्म क्योंकि उसमें ट्रक ड्राइवर का हम्म उनको रोल करना था। हम्म तो जो उनके कपड़े थे वो वहीं होटल पे ही छूट गए, हम्म और जो शूट होना था वो अर्ली मॉर्निंग का शूट था। हम्म, अब उन्होंने बताया कि अगर हम उसको वापस होटल तक लेने जाते हैं टाइम निकल तो जाएगा। बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। हम्म तो धर्मेंद्र ने क्या किया, तो कुछ नहीं, धर्मेंद्र ने कहा कि ये कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगी। वो निकल के गए और बाहर एक ट्रक खड़ा था, हम्म, उसके ड्राइवर से कपड़े ले लिए। वाह। उसके ट्रक ड्राइवर के कपड़े उतारे, वो गंदे मैले कपड़े कई दिनों से वो हम्म, पहनता है। उसने कहा कि ये सही रहेंगे, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छे हैं, इससे ये तो पूरे ओरिजिनल। वही कपड़े उन्होंने पहन के पूरा शूट किया। अंत में उसको जाके सबसे पहले थैंक यू कि मेरी वजह से आपको देरी हुई, लेकिन मैं चूंकि कपड़े नहीं थे इस वजह से मैं आपके कपड़े पहन के ये, वो भी कायल हो गया जो है, जो ट्रक ड्राइवर था, कि क्या इंसान है आप, मतलब मेरे कपड़े कोई छूने को पसंद नहीं करता, तो आपने उस कपड़े में पूरी फिल्म कर दी। हम्म, ये किस्सा है उस किताब का। ऐसे अनगिनत किस्से हैं, कितनी बातें उनको, उस किताब को अगर आप एक एक सफा, हर सफा अपने आप में एक कहानी है, और हर उसमें लिखी गई एक एक बात, आप जैसे ही उसको पढ़ेंगे तो आपके जहन में ना वो तस्वीर उभरती चली जाएगी अरे धर्मेंद्र मैं की। वही कह रहा हूँ, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा, आपने भी कहा कि वो, आप उनको हीमैन या एक्शन हीरो के तौर पर ही मत सीमित रखिए। जो लोग 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में जिन्होंने देखा है, वो जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से रोमांटिक हीरो के तौर पर काम किया। उन्होंने एक्शन हीरो के साथ साथ उन्होंने कॉमिक रोल्स किए। तो आप उनको महदूद मत रखिए। आपको जब भी मौका मिला, अब तो आपके पास पूरा ये कहें कि इंतजामात हैं कि आप आराम से जाकर कोई भी फिल्म सर्च करके आराम से उसको देख सकते हैं। अगर हम जिस तरह की बात करें, सप्ताह में एक फिल्म रविवार के दिन आया करती थी, और अगर पता चले कि धर्मेंद्र की फिल्म आ गई है तो हम उसका पूरा इंतजार करते थे, इंतजार और करते। कोई भी फिल्म धर्मेंद्र की हम नहीं छोड़ा करते थे। तो हमने धर्मेंद्र की बहुत सारी एक से बढ़कर एक फिल्म देखी। उसमें चुनना मुश्किल है कि धर्मेंद्र की बेहतरीन फिल्म कौन सी थी। सच में धर्मेंद्र जी को कभी नहीं बुलाया जा सकता। कभी नहीं, नेवर कभी। ये कैसे जिनकी शरीर हमारे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक हजारों लाखों अनगिनत, न जाने कितनी यादें उनके, हमारे सबके भीतर, आपके भीतर, इस पूरे देश, पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों के भीतर हैं। कमेंट बॉक्स में आज सब लोग, हम चाहते हैं कि आपसे जुड़ी कौन सी याद धर्मेंद्र जी की है, वो आप जरूर लिखें और श्रद्धांजलि दीजिए। श्रद्धांजलि दीजिए। ये एक नियति है जिसको हम लोग सच स्वीकार करना पड़ेगा, और इस सच से कोई भाग नहीं सकता। हम सब ईश्वर से यही कामना करते हैं कि अब वो जहाँ है, जिस दुनिया में है, अब वहाँ के ही मैन, वो वैसे ही स्टार जो यहाँ चमकता था, अब वो जहाँ भी है, जिस दुनिया में है, उसको रोशन करेगा। और 25 दिसंबर का हमें इंतजार होगा। 21 बिल्कुल। फिल्म 25 तारीख हाँ, को बिल्कुल उनको, जरूर देखी जाएगी। बिल्कुल। और आज भी जब उनकी आवाज पोस्टर में है, उसकी भी लोग सुन रहे हैं कि वो कांपती आवाज में, लेकिन वही बेस था, वही आवाज, उम्र का असर उनके जबान पे दिखता है, लेकिन भारीपन वही आवाज वैसे ही। तो रविंद्र जी की यादें बहुत सारी हैं। हाँ और बस ठीक है। बात इस वीडियो में फिलहाल हम विराम देते हैं, लेकिन आपसे यही उम्मीद है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सी फिल्म ने प्रभावित किया आपको, और कौन सी वो याद है जो आपको धर्मेंद्र जी
से जोड़ती है, धर्मेंद्र जी को महान बनाती है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े इस पूरी वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर के साथ में इसका अंत करेंगे कि जहां भी रहूंगा रोशनी ही लुटाऊंगा, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। क्या चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता।